उनको भी कोरोना वैक्सीन फ्री देने का ऐलान जब से केंद्र की सरकार ने किया है, तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं बात करूं, राजेश टोपे जी ने पत्रकार परिषद में क्या बात की है, किस तरीके से उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, ये देखना और समझना भी दिलचस्प होगा कि क्या क्या उन्होंने निर्णय लिए हैं। आता रेमडेसिवीरच्या बाबतीत सर्व अधिकार खरं तर केंद्र सरकारच्या हातात आहे। आपली तर असंच म्हणणं राहील की दररोज आम्हाला 60,000 70,000 द्यावे, पण येतात 40,000 मग 20,000 कमीच पडत आहेत। मग आता शेवटी जर आपल्याला जे काही केंद्र शासनाने रॅशनिंग केलेलं आहे की कोणत्या राज्याला उत्पादनाप्रमाणे किती द्यायचं, तर त्याप्रमाणे आपल्याला जो वाटा येतो तो आम्ही अत्यंत व्यवस्थित वाटप व्हावं या दृष्टिकोनातूनच काम करतो आहोत। यामध्ये एफडीएचे मिनिस्टर डॉक्टर शेंगणे यांनी सुद्धा व्हीसी मध्ये फार स्पष्ट सांगितलं की जर काळा बाजार झाला तर त्या संबंधित व्यापाऱ्याला किंवा त्या संबंधित व्यक्तीला अत्यंत कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, काळा बाजार होता कामा नये आणि त्याच्यामध्ये अत्यंत कठोरातली कठोर शिक्षा केलीच पाहिजे। या पद्धतीच्या सगळ्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। त्यामुळे आपण अपेक्षा करूया की हे वाटप जर व्यवस्थित बेड्सच्या नंबर ऑफ पेशंट्स प्रत्येक डिस्ट्रिक्टचे आणि त्यातले जे 8% पेशंट ऑक्सिजनवर असतात त्याप्रमाणे आणि जे काही त्याप्रमाणे लागणारं जे रेमडेसिवीर आहे त्याचा फॅक्टर काढून आपण ते वाटप करतो। पारदर्शकपणे ते वाटप होतंय आणि लोकांना कलेक्टरांच्या नियंत्रणाखाली जे काय आहे ते उपलब्ध जेवढं आहे त्यातून आपल्याला रेमडेसिवीर मिळत आहे। मला वाटतं की पत्र वगैरे घेऊ नये, कारण शेवटी रेमडेसिवीर हे काही पूर्ण लाईफ सेव्हिंग आहे असं म्हणत नाही, कारण केंद्र सरकारच्या सुद्धा अनेक वरिष्ठ तज्ज्ञांनी हे मत व्यक्त केलेलं आहे, इथल्या टास्क फोर्सनी मत व्यक्त केलेलं आहे आणि त्यामुळं अशा पद्धतीचं पत्र प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सनी त्यांच्या नातेवाईकांकडून पेशंटच्या घेऊ नये आणि तशा सूचना आम्ही नक्की देऊ। कोरोनाची ती भयंकर असल्याचं नीती आयोगाने म्हटलेलं आहे आणि त्यासाठी ते डबल मास्क वापरा असं देखील सूचना केलेली आहे। तर आपण आता दुसऱ्या लाटेमध्ये आहोत, आपण तिसऱ्या लाटेची देखील तयारी करत आहोत। लाट तिसरी पण येईल असंही सगळे एपिडेमिओलॉजिस्ट सांगतात, त्यामुळं आपली तयारी तर असायलाच हवी। आता आपण दुसऱ्या लाटेत पहिल्यापेक्षा खूप शहाणे झालो, आता तिसऱ्याला म्हणजे मी तर म्हणतो सगळ्याच गोष्टींची तयारी करावी लागेल। ऑक्सिजनसाठी स्वयंपूर्ण व्हावं लागेल, रेमडेसिवीर सारख्या गोष्टींसाठी आपल्याला अधिक मोठ्या ताकदीनं कशा पद्धतीनं हे वाढेल त्या बाबतीत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी लक्ष घालायला हवं। बऱ्याच गोष्टी ह्या अशा आहेत की ज्या मला वाटतं की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी हँड होल्डिंग करण्याची आवश्यकता आहे आणि प्रॉपरली डिसिजन घेऊन आम्ही त्यांच्या सूचनेप्रमाणे निश्चित प्रकारे काम करायला तयार आहोत। त्यामुळे तिसरी लाट जरी म्हणतात सप्टेंबर ऑक्टोबरच्या दरम्यान असू शकते, त्याची तयारी सुद्धा आजपासून आपल्याला करावी लागेल। बेड प्रिपेअर्डनेस असेल, ऑक्सिजन असेल, मेडिसिन असेल, ह्यूमन रिसोर्स असेल, या सगळ्यांची तयारी आपल्याला करावी लागते। 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन कहा है केंद्र सरकार ने, उसको लेकर महाराष्ट्र की क्या तैयारी है? क्या आप लोग फ्री में वैक्सीनेशन करने का फैसला सरकार ने लिया है? क्या कुछ और डिटेल्स? 1 मई से वैक्सीनेशन 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए देने का जो डिसीजन केंद्र सरकार ने हुआ है वो डिसीजन का हमने स्वागत किया है। उस डिसीजन के अनुसार हमने जो एक्शन प्लान किया है वो ऐसा है कि हमने यहाँ पर जो हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज है, वन इज सीरम इंस्टीट्यूट एंड सेकेंड इज भारत बायोटेक, दोनों को भी चिट्ठी लिखी है। आरोग्य स्वास्थ्य विभाग ने चिट्ठी लिखी है, हमारे प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख इतनी संख्या इसमें आती है और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। हम आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के अनुसार कैबिनेट लेंगे। इसमें हमारे डिपार्टमेंट का जो विचार है, जो प्रस्ताव है वो हम रखेंगे
उसमें हम ये सभी रखेंगे कि 12 करोड़ हमारे को चाहिए, किस तरह से आगे जाना चाहिए, किन समाज घटकों को फ्री देना चाहिए या सभी लोगों को फ्री देना चाहिए, सभी के जो भी अलग अलग ऑप्शंस है वो हमने कैबिनेट नोट में रखेंगे और कैबिनेट इसमें अंतिम निर्णय लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री इसकी अंतिम घोषणा करेंगे। तो मुझे लगता है आज या कल में कैबिनेट होंगी, ऐसा मुझे एक अंदेशा है। देखते हैं उसमें क्या होता है, तो तब बहुत स्पष्ट चित्र उसमें हो जाएगा। मुझे लगता है एक आधा दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। 1 मई ये जो हमारा महाराष्ट्र दिन भी है, उस दिन जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घोषणा कुछ ना कुछ तो करेंगी कि किस तरह से पॉलिसी रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या, तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने चिट्ठियां लिखी है, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी कोविशील्ड है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फोन पे बात की और यहाँ पर आके भी उन्होंने बात की, तो बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा है कि 20 मई तक उनका जितना भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज बुक्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहां तक तो नहीं, लेकिन उसके आगे हम जरूर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी भारत बायोटेक का कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए जैसा भी जवाब आएगा और जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस हम माध्यमों के तरफ से लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। सर, आपके ही मंत्री जो है वो नवाब मलिक, उन्होंने कहा है कि फ्री में वैक्सीन देने के संदर्भ में कैबिनेट में चर्चा हुई है, तो क्या इस संदर्भ में आप लोगों ने आखिरी फैसले तक आप लोग पहुंच चुके हैं? मैं ये बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि जो ओरली जो चर्चा होती है वो ओरली होती है। चर्चा जरूर ऐसी हुई है कि भाई वैक्सीनेशन हमें बहुत एग्रेसिवली 18 से 44 की करना है, लेकिन उसका जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव अभी आरोग्य विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग लेके जा रहा है और उस पर पूरी तरह से चर्चा होगी और उस पर डिसीजन अमल होगा। सही में इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन के लिए देना सिर्फ ज़रूरी है, मध्यम वर्ग के लिए देना ज़रूरी है, या एफ्लुएंट क्लास जैसा बोलते हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम हमारे वैक्सीन हमारे तरफ से खुद करेंगे। मुझे लगता है कि ये सभी जो मुद्दे हैं वो बहुत डिटेल में कैबिनेट में चर्चा होके उसकी अंतिम पॉलिसी तय होगी। सर, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने आज काफी शॉर्टेज है काफी चीजों का, काफी शॉर्टेज है कई सारी चीजों का, तो क्या ग्लोबल टेंडरिंग सिस्टम से हम कुछ चीजें लेंगे या सिर्फ सेंटर पे डिपेंडेंसी होगी या सिर्फ स्टेट में लेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अभी राज्य में जितना उत्पादित होता है वो हम 100% कोविड पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा 1250 टन उत्पादित होता है वो हम 100% मेडिकल एजुकेशन पेशेंट के लिए मेडिसिन ऑक्सीजन बोल के हम ले रहे हैं। उसके अलावा अभी 300-350 टन हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेशन दिया है। जहाँ से एलोकेशन दिया है वहाँ पर से हम टैंकर्स भेज के वो ऑक्सीजन मंगवाने का काम हम कर रहे हैं और वो बहुत स्मूथली हम कर रहे हैं। जितनी डिमांड है उतना सप्लाई हम आज कर रहे हैं, लेकिन एक ज़रूर है कि और अगर बढ़ते हैं तो हमने इसलिए ग्लोबल टेंडर या ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने जारी किया है, यानी उसका इशू किया है। वो पेपर्स में भी आया है इंटरनेशनल लेवल पे और उसमें हम 5 चीज़ों की मांग की है। नंबर 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वो करीबन हम 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम खरीदना चाहते हैं। 132 हम उसका क्या बोलते हैं कि SPA प्लांट्स, PSA प्लांट्स, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हम 132 खरीदना चाहते हैं। करीबन 25,000 मेट्रिक टन्स हम ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन हम ग्लोबल टेंडर से या बाहर देशों से हम खरीदना चाहते हैं। और रेमडेसिविर 10 लाख वाइल्स हम बाहर से खरीदना चाहते हैं। और रहा सवाल ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए, उसको हम ISO स्टोरेज कहते हैं। हर हमारे 6 डिवीजन है अलग अलग, वह 6 डिवीजन में स्टोरेज के लिए एक बफर स्टॉक बोल के हम ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए भी कुछ 10-15 ऑक्सीजन स्टोरेज के टैंक्स भी हमने उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लिखा है।
और पेपर में दिया गया है। 3-4 दिन की अवधि उसको दी गई है। देखना है कि क्या क्या रेट्स आएंगे, और जो भी रेट्स आएंगे हमने एम्पावर कमेटी की है, जैसा कि फाइनेंस सेक्रेटरी उसके चीफ है और अन्य 4-5 लोग सेक्रेटरीज उसमें हैं। उन्होंने टेंडर रिलैक्सेशन करने की कंडीशंस को रिलैक्स करने का काम हो या फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का काम हो, वो ये सब कमेटी करेंगी। इसकी वजह इतनी है कि जल्दी से जल्दी डिसीजन हो, इसलिए ये एम्पावर कमेटी हमने की है। ठीक है तर एक प्रश्न असा आहे की ज्या मोठ्या महानगरपालिका ज्या सक्षम आहेत त्यांनी त्यांचं लसीकरण त्यांनी करावं या संदर्भात लसीकरण असेल, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोक असतील, या सगळ्यांनी मला असं वाटतं की त्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन असं सांगितलंय की आम्ही आमच्या लोकांचे लसीकरण करू शकतो। आता सिडको आहे, MMRD आहे, श्रीमंत ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्या लोक ते म्हणतायत की आम्ही स्वतः करू शकतो। प्रायव्हेटचे मोठे कॉर्पोरेट क्षेत्रातले लोक आहेत ते म्हणतात आम्ही करू शकतो। मला वाटतं की भरपूर लोक स्वतःहून करू शकतो असं म्हणतात। तर या सगळ्यांची चर्चा कॅबिनेटमध्ये होईल आणि कॅबिनेटमधून अंतिम त्याच्या बाबतीतलं धोरण ठरेल। मग त्याच्यामध्ये एकूण लागणारा खर्च किती येईल तो सांगितला जातो। आपण या सगळ्या गोष्टींचा पूर्ण डिटेल चर्चा होऊन आज उद्यामध्ये या संदर्भातला निर्णय घेतला तर तुम्ही तसं आवाहन करा सगळ्या खासगी क्षेत्रांना म्हणजे जे देऊ शकतात त्यांना आवाहन कराल अशा प्रकारे राहुल शेवाळ्यांनी पत्र लिहिलं आहे की मुंबई महापालिकेचं लसीकरणाचा खर्च राज्य सरकारने उचलावा। मला वाटतं की जे काही असेल, जे काही त्यांचे प्रस्ताव असतील त्या सगळ्या प्रस्तावांवर विचार करून कॅबिनेट या संदर्भातला योग्य तो निर्णय घेईल। तर त्याप्रमाणे आपल्याला जो वाटा येतो तो आम्ही अत्यंत व्यवस्थित वाटप व्हावं या दृष्टिकोनातूनच काम करतो आहोत। यामध्ये FDAचे मिनिस्टर डॉक्टर शिंगणे यांनी सुद्धा VC मध्ये फार स्पष्ट सांगितलं की जर काळा बाजार झाला तर त्या संबंधित व्यापाऱ्याला किंवा त्या संबंधित व्यक्तीला अत्यंत कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, काळा बाजार होता कामा नये आणि त्याच्यामध्ये अत्यंत कठोरातली कठोर शिक्षा केलीच पाहिजे। या पद्धतीच्या सगळ्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। त्यामुळे आपण अपेक्षा करूया की हे वाटप जर व्यवस्थित बेड्सच्या नंबर ऑफ पेशंट्स प्रत्येक डिस्ट्रिक्टचे आणि त्यातले जे 8% पेशंट ऑक्सिजनवर असतात त्याप्रमाणे आणि जे काही त्याप्रमाणे लागणारं जे रेमडेसिवीर आहे त्याचा फॅक्टर काढून आपण ते वाटप करतो। पारदर्शकपणे ते वाटप होतंय आणि लोकांना कलेक्टरांच्या नियंत्रणाखाली जे काय आहे ते उपलब्ध जेवढं आहे त्यातून आपल्याला रेमडेसिवीर मिळत आहे। टोपे साहेब मला वाटतं की पत्र वगैरे घेऊ नये, कारण शेवटी रेमडेसिवीर हे काही पूर्ण लाईफ सेव्हिंग आहे असं म्हणत नाहीत। कारण केंद्र सरकारच्या सुद्धा अनेक वरिष्ठ तज्ज्ञांनी हे मत व्यक्त केलेलं आहे, इथल्या टास्क फोर्सनी मत व्यक्त केलेलं आहे आणि त्यामुळं अशा पद्धतीचं पत्र प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सनी त्यांच्या नातेवाईकांकडून पेशंटच्या घेऊ नये आणि तशा सूचना आम्ही नक्की देऊ। जी लस आहे कोरोनाची ती भयंकर असल्याचं नीती आयोगाने म्हटलेलं आहे आणि त्यासाठी ते डबल मास्क वापरा असं देखील सूचना केलेली आहे। तर आपण आता दुसऱ्या लाटेमध्ये आहोत तर आपण तिसऱ्या लाटेची देखील तयारी करत आहोत। लाट तिसरी पण येईल असंही सगळे एपिडेमिओलॉजिस्ट सांगतात, त्यामुळं आपली तयारी तर असायलाच हवी। आता आपण दुसऱ्या लाटेत पहिल्यापेक्षा खूप शहाणे झालो, आता तिसऱ्याला म्हणजे मी तर म्हणतो सगळ्याच गोष्टींची तयारी करावी लागेल। ऑक्सिजनसाठी स्वयंपूर्ण व्हावं लागेल, रेमडेसिवीर सारख्या गोष्टींसाठी आपल्याला अधिक मोठ्या ताकदीनं कशा पद्धतीनं हे वाढेल त्या बाबतीत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी लक्ष घालायला हवं। बऱ्याच गोष्टी ह्या अशा आहेत की ज्या मला वाटतं की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी हँड होल्डिंग करण्याची आवश्यकता आहे आणि प्रॉपरली डिसिजन घेऊन आम्ही त्यांच्या सूचनेप्रमाणे निश्चित प्रकारे काम करायला तयार आहोत। त्यामुळे तिसरी लाट जरी म्हणतात सप्टेंबर ऑक्टोबरच्या दरम्यान असू शकते, त्याची तयारी सुद्धा आजपासून आपल्याला करावी लागेल। बेड प्रिपेअरनेस असेल, ऑक्सिजन असेल, मेडिसिन असेल, ह्यूमन रिसोर्स असेल, या सगळ्यांची तयारी आपल्याला करावी लागते। 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन कहा है केंद्र सरकार ने, उसको लेकर महाराष्ट्र की क्या तैयारी है? क्या आप लोग फ्री में वैक्सीनेशन करने का फैसला सरकार ने लिया है? क्या कुछ और डिटेल्स? 1 मई से वैक्सीनेशन 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए देने का जो डिसीजन केंद्र सरकार ने हुआ है वो डिसीजन का हमने स्वागत किया है। उस डिसीजन के अनुसार हमने जो एक्शन प्लान किया है वो ऐसा है कि हमने
जहाँ यहाँ पर जो हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज है, वन इज सीरम इंस्टीट्यूट एंड सेकेंड इज भारत बायोटेक, दोनों को भी चिट्ठी लिखी है। आरोग्य स्वास्थ्य विभाग ने चिट्ठी लिखी है, हमारे प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख, इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। हम आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के अनुसार कैबिनेट लेंगे। इसमें हमारे डिपार्टमेंट का जो विचार है, जो प्रस्ताव है, वो हम रखेंगे। उसमें हम ये सभी रखेंगे कि 12 करोड़ हमारे को चाहिए, किस तरह से आगे जाना चाहिए, किन समाज घटकों को फ्री देना चाहिए या सभी लोगों को फ्री देना चाहिए, सभी के जो भी अलग अलग ऑप्शंस है वो हमने कैबिनेट नोट में रखेंगे और कैबिनेट इसमें अंतिम निर्णय लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री इसकी अंतिम घोषणा करेंगे। तो मुझे लगता है आज या कल में कैबिनेट होंगी, ऐसा मुझे एक अंदेशा है। देखते हैं उसमें क्या होता है, तो तब बहुत स्पष्ट चित्र उसमें हो जाएगा। मुझे लगता है एक आधा दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। 1 मई ये जो हमारा महाराष्ट्र दिन भी है, उस दिन जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घोषणा कुछ ना कुछ तो करेंगे कि किस तरह से पॉलिसी रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या, तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने चिट्ठियां लिखी है, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी कोविशील्ड है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फोन पे बात की और यहाँ पर आके भी उन्होंने बात की, तो बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा है कि 20 मई तक उनका जितना भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज बुक्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ तक तो नहीं, लेकिन उसके आगे हम जरूर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी भारत बायोटेक का कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए जैसा भी जवाब आएगा और जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस हम माध्यमों के तरफ से लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। सर, आपके मंत्री जो है वो नवाब मलिक, उन्होंने कहा है कि फ्री में वैक्सीन देने के संदर्भ में कैबिनेट में चर्चा हुई है, तो क्या इस संदर्भ में आप लोगों ने आखिरी फैसले तक आप लोग पहुंच चुके हैं? मैं ये बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि जो ओरली जो चर्चा होती है वो ओरली होती है। चर्चा जरूर ऐसी हुई है कि भाई वैक्सीनेशन हमें बहुत एग्रेसिवली 18 से 44 की करना है, लेकिन उसका जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव अभी आरोग्य विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग लेके जा रहा है और उस पर पूरी तरह से चर्चा होगी और उस पर डिसीजन अमल होगा। सही में इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन के लिए देना सिर्फ ज़रूरी है, मध्यम वर्ग के लिए देना ज़रूरी है, या एफ्लुएंट क्लास जैसा बोलते हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम हमारे वैक्सीन हमारे तरफ से खुद करेंगे। मुझे लगता है कि ये सभी जो मुद्दे हैं वो बहुत डिटेल में कैबिनेट में चर्चा होके उसकी अंतिम पॉलिसी तय होगी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज काफी शॉर्टेज है काफी चीजों का, काफी शॉर्टेज है कई सारी चीजों का, तो क्या ग्लोबल टेंडरिंग सिस्टम से हम कुछ चीजें लेंगे या सिर्फ सेंटर पे डिपेंडेंसी होगी या सिर्फ स्टेट में लेंगे? देखिए, कुछ चीजें ऐसे हैं जैसा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अभी राज्य में जितना उत्पादित होता है वो हम 100% कोविड पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा 1250 टन उत्पादित होता है वो हम 100% मेडिकल एजुकेशन पेशेंट के लिए मेडिसिन ऑक्सीजन बोल के हम ले रहे हैं। उसके अलावा अभी 300-350 टन हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेशन दिया है। जहाँ से एलोकेशन दिया है वहाँ पर से हम टैंकर्स भेज के वो ऑक्सीजन मंगवाने का काम हम कर रहे हैं और वो बहुत स्मूथली हम कर रहे हैं। जितनी डिमांड है उतना सप्लाई हम आज कर रहे हैं। लेकिन एक ज़रूर है कि और अगर बढ़ते हैं तो हमने इसलिए ग्लोबल टेंडर या ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने जारी किया है, यानी उसका इशू किया है। वो पेपर्स में भी आया है इंटरनेशनल लेवल पे और उसमें हम 5 चीज़ों की मांग की है। नंबर 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वो करीबन हम
40,000